नमस्कार, न्यूज पॉइंट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। नई सरकार के आए करीब 2 महीने हो चुके हैं। महंगाई दर तो कम हुई है, 30 महीनों में सबसे कम दर 7.31 पर है। लेकिन समस्या ये है कि जब आप सब्जियां खरीदने जाएं तो ये आंकड़े कोई मायने नहीं रखते। पहले लोगों को प्याज ने रुलाया तो सरकार ने कई कड़े कदमों का ऐलान किया, जमाखोरों पर रेड डाला, लेकिन प्याज कंट्रोल में आया तो अब टमाटर मुंह चिढ़ा रहे हैं। मिर्ची भी उसी फहरिस्त में शामिल हो रही है। यानी ग्राउंड सिचुएशन ये है कि खाने पीने पर होने वाला खर्च कम होने का नाम नहीं ले रहा, हर सख्ती के बावजूद। क्या है इसकी वजह है और आगे का रास्ता क्या है, चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। बीते एक महीने में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई बड़े शहरों में टमाटर के भाव जहां दोगुने हुए हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में ये बढ़ोतरी 2.5 गुना तक है। लोगों का कहना है कि प्याज ने अब जाकर थोड़ी राहत दी तो टमाटर हद से ज्यादा लाल होने लगा। हम तो सस्ते लेने आए थे मगर बहुत ही महंगा है, तो ये लेना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बगैर टमाटर के हमारी गुजारा ही नहीं है। टमाटर की कीमतें बढ़ने के पीछे मॉनसून भी एक अहम वजह है। अभी ज्यादातर टमाटर हिमाचल से आ रहे हैं, जहां पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से एक तरफ फसल बर्बाद हुई है तो दूसरी तरफ रास्ते बंद होने से तैयार फसल मंडी तक नहीं पहुंच पा रही। ऊपर से देर होने की वजह से रास्ते में जो बर्बादी हुई सो अलग। जो गाड़ियां आ रही है वो पहाड़ी एरिया से आ रही है, पहाड़ी एरिया से गाड़ी रुक रुक के आती है तो टमाटर खराब हो जाता है। उसकी वजह से आवक भी कम है और टमाटर की जो खेती थी वो तकरीबन खराब होती जा रही है, इसलिए ज्यादा एकदम रेट बढ़े हैं। टमाटर और कहीं है भी नहीं इस टाइम। हिमाचल के अलावा टमाटर नासिक और बेंगलुरु से भी आता है, लेकिन यहाँ जहाँ आमतौर पर रोजाना 40 ट्रक टमाटर लेकर आते हैं, इन दिनों 20 से 25 से ज्यादा ट्रक नहीं आ रहे। इस लाल टमाटर ने आम आदमी की शक्ल को लाल और जेब को हल्का कर दिया है। और यहाँ पर मंडी में व्यापारियों की माने तो बढ़ती हुई टमाटर की कीमतों से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनीस के साथ मोइन कादरी, एनडीटीवी इंडिया। तो आखिर हो क्या रहा है, इस सब का मतलब क्या है और खाने पीने पर खर्च क्यों नहीं कम हो रहा, पहले जैसे ज़माने थे वैसे क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारी वजहें हैं इसकी, और जो सरकार कर रही है वो क्या काफ़ी है या फिर इफ़ेक्टिव वो किस तरह से हो रहा है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं। पहले आपको बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रवीण झा हैं, अर्थशास्त्री हैं, और एक एक पेंच इसका खोल कर समझाएंगे कि पूरी वजह क्या है इनकी। महेंद्र कुमार सनपाल हैं, मेंबर हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के, यानी कि प्रतिनिधि हैं आज़ादपुर मंडी के, और ये बिल्कुल जो वहां पर स्थिति है ग्राउंड पर वो बताएंगे। हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कई इनको कठिन जवाब देने होंगे। सलमान सोज हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनको भी, उनके पास भी कई सवाल होंगे, उनसे भी कई सवाल होंगे। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ महेंद्र कुमार जी, जो लगातार कुछ न कुछ जो प्राइस जो है वो किसी न किसी चीज़ का लगता है आसमान पे भाग रहा है, 200% बढ़ जा रहा है, 300% बढ़ जा रहा है, मतलब लगता है कहीं ये अंत ही नहीं हो रहा है। क्या है इसका मेन, आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमारी नज़र में प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो एक्सपेंसेस खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा, जैसे अभी टमाटर की प्रॉब्लम आ गई में, हाँ। टमाटर में हिमाचल के अंदर बहुत पहाड़ टूट पड़े, वहां पर सारी ट्रकें जाम हो रही है, टमाटर वहां सड़ रहा है लेकिन मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस वजह से थोड़ी शॉर्टेज आ गई है। जबकि आप देखो, आज से 1 महीना पहले टमाटर 5 रुपए किलो मंडी में था, तब कोई मतलब किसानों को पूछने वाला नहीं था। आज कुदरती है, वहां पर सड़कें टूट गई हैं और माल, ट्रैफिक जाम हो गया है और ट्रकें निकल नहीं पा रही है, उस वजह से माल रुका हुआ है, तब ये टमाटर की प्रॉब्लम आई है। लेकिन ये प्रॉब्लम 15-20 दिन के लिए, 15 दिन के बाद बेंगलोर का टमाटर शुरू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक चीज पे रुकती नहीं है, पहले प्याज का हो गया था, उसमें हुआ कि जमाखोरी हो रही है, बार बार ये चीज सामने आती है। नहीं, देखो, प्याज की जमाखोरी तो ये गलत बात है। प्याज का स्टॉक होता है, प्याज की होर्डिंग नहीं होती है, क्योंकि प्याज साल में 6 महीने पैदा होता है और उसकी 12 महीने की खपत है। 12 महीने पब्लिक को प्याज देना है। अगर प्याज स्टॉक नहीं होगा तो उसको 12 महीने पब्लिक तक कैसे पहुंचेगा? अगर हम एकदम से प्याज 6 महीने निकाल के उसी टाइम बेच देंगे तो बाकी 6 महीने पब्लिक क्या खाएगी प्याज को? हाँ, ये बड़ा सवाल है। कैप्टन अभिमन्यु, आप लोगों ने बड़े कड़े कदम उठाए थे, स्टॉक्स की बात भी की थी, क्या जवाब आया राज्य सरकारों की तरफ से? स्टॉक्स की तो बात आप लोगों ने की थी कि आप बताएं राज्य सरकारें कितना इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने अब तक? कादम्बिनी जी, जो आज इन्फ्लेशन का लेटेस्ट जो आंकड़े आए हैं
वो मई के महीने के बाद जून के महीने में इन्फ्लेशन कम हुई है, स्वयं आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको ये लगता है कि इस साल जो दाम हैं सभी आवश्यक वस्तुओं के, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं के, वह हम विशेष तुलना कर रहे हैं पिछले साल से, ईयर ऑन ईयर बेसिस से, साल दर साल। और भारत सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, वो जितने भी फूड आइटम्स हैं जो हमारी इस इन्फ्लेशन WPI और CPI के अंदर जो लिस्टेड हैं, उन सभी कमोडिटीज के ऊपर विशेष नजर रखने के लिए, और इस साल टारगेट लिया है कि पिछले साल दिवाली तक जो आम तौर पर ये वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं, कम से कम पिछले साल से 50% के दाम पर इस साल उसको रखने का तय किया गया है। उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की सरकार ने अभी तक अपनी नीति और अपनी नीयत दोनों को दर्शाने का काम किया है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने से कम समय के कार्यकाल में कम से कम भी 6-7 बार एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल की बैठक केवल महंगाई को रोकने के लिए की है। और बजट के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ है कि बड़ी अच्छी बात है कि कमेटी बन गई। आपने बोला जो आपको जो सबसे सूटेबल लगा, मेरे जो भी मैंने बोला उसमें जो सबसे आपको कन्वीनियंट लगा आपने वो पिकअप कर लिया कि ठीक है, और महंगाई दर कम हो गई है। जो एक चीज और इसमें साथ में मैंने बोली थी वो ये कि सिर्फ आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब आप बाजार जाएं तो वो आंकड़े हवा हो जाते हैं। आपने बोला बहुत सारी बैठकें की, बैठकें तो यूपीए सरकार भी कर रही थी, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जनता ने। मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है कि आपने जो एक कहा था कि स्टॉक कंट्रोल ऑर्डर जो जारी हुए हैं, उस बारे में क्या राज्य सरकारों की कोई रिपोर्ट आई है? क्या आपने कोई रिपोर्ट ली है? क्या हुआ उसका? कादम्बिनी जी, मैं सरकार के बिहाफ पर बात नहीं कर सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर बात कर सकता हूं। अच्छा। सरकार को राज्य सरकारों की क्या रिपोर्ट आई है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसी नीयत का प्रदर्शन किया है जो पिछले 10 साल से केंद्र की कांग्रेस की सरकार उस नीयत को प्रदर्शित ही नहीं कर पाई थी कि महंगाई को काबू करने में वो गंभीर भी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम एक प्रकार से जो सरकार ने उठाए हैं वो मैंने कुछ आपके समक्ष रखे, और हमारी सरकार से अपेक्षा है कि सरकार आम आदमी पर यह बोझ नहीं पड़ने देगी। जो टमाटर और प्याज पिछले साल 100 रुपए किलो के दाम पर पहुंच गया था, वो स्थिति इस बार देश में दिवाली त्योहार के समय में नहीं आए, इसको लेकर के सरकार जो है चिंतित रहे, ये हमारी सरकार से अपेक्षा है। तो ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपने नीयत दिखा दिया, फिलहाल वो काफी है। सलमान सोज जो यहाँ पर नीयत दिखा रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु जो बोल रहे हैं कि नीयत दिखाना काफी है, और पूरे मुझे लगा था कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में नीयत ही बताया जा रहा था, शायद इसीलिए जनता ने चुना। क्या आपकी जो नीयत थी ये इनकी नीयत से मैच कर रही है या कहीं मिसमैच है? नहीं, देखिए, जो हमारे देश के लोग हैं वो नीयत तो हो गया भाई, आपने नीयत इलेक्शन के टाइम में बोल दिया। अब रिजल्ट्स का टाइम है, अब नियत का टाइम नहीं है। अब जिनको अगर 80 रुपए किलो का टमाटर उनको खरीदना हो तो वो अब नियत को देखेंगे या वो 80 रुपए टमाटर को देखेंगे, ये आप खुद ही सोचिए। देखिए, जैसे बीजेपी कहती है हम भाई, अगर आप इनके स्टेप्स देखेंगे कुछ ना, इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जनरली इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। इन्होंने क्या किया कि भाई कहा कि भाई हम एक्सपोर्ट प्राइसेस को, हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट प्राइस को, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को बढ़ा देंगे। वो तो यूपी ने भी किया था। इन्होंने कहा हम भाई स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलेंगे भाई होर्डिंग के खिलाफ आप क्रैकडाउन कीजिए, वो तो हमने भी किया था। ठीक है, इन्होंने तो आपको कोई जवाब नहीं दिया। अब तो ये कहते हैं कि भाई मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा। मैं भी डिबेट्स में था जब हमारी गवर्नमेंट थी, और ये तो हमसे गवर्नमेंट का जवाब पूरा हिसाब लेते थे। अब इनको भी तो गवर्नमेंट का हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी की गवर्नमेंट है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है? अगर ये गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे तो मैं गवर्नमेंट की बात करूं? इनको तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, एपीएमसी की बात अगर करेंगे, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको कहा गया कि कुछ जो कमोडिटीज हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको आप डीलिस्ट कीजिए एपीएमसी एक्ट से। अब इस गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। इन्होंने बजट में या अभी कुछ, मुझे लगता नहीं कि रोड मैप है कोई इन्फ्लेशन का। अभी कहेंगे हम मॉनिटरिंग करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे कहीं पर कीमतें बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे नहीं होगा। इनको एक प्लान बनाना पड़ेगा। इन्होंने एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात की 500 करोड़ की, वो एक जोक है। 500 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इतने बड़े मुल्क के लिए, जहां हजारों करोड़ों की बात होती है, वो फेल होगा। लेकिन इनको कोई प्लान बनाना चाहिए, फिर लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि लोगों में कोई होप रहे। ये ऐसे नहीं कि हमारी नीयत अच्छी है। वो प्लान आपको दिख नहीं रहा है? आपको दिख रहा है क्या?
आपको दिख रहा है? कादम्बिनी जी, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, नहीं अब आपसे पूछ रही हूँ। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते उन बातों को उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी एक महंगाई को कैप्टन नियंत्रण अभिमन्यु, एक करने बहुत के बहुत लिए fair 3 point प्रकार यहाँ के पे स्टेप्स सलमान लेने की सोज आवश्यकता ने रहती रखा है। कैप्टन अभिमन्यु, मेरी बात सुनिए। एक बहुत फेयर पॉइंट यहाँ पर सलमान सोज ने रखा है। उनका सीधा सा कहना है कि जो रोड मैप है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। आज आप भी वही कदम उठा रहे हैं जो यूपीए सरकार ने उठाए थे, और आज आप भी वही एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, लेकिन बात जो है वो वहीं की वहीं पर अटकी हुई है। प्राइसेस जो है वैसे ही बढ़ रहे हैं, दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, और जो एक स्टेबिलाईजेशन है कहीं ना कहीं एबनॉर्मल स्टेबिलाईजेशन है। कादम्बिनी जी, अंतर है। हाँ। मैं उनके इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि सरकार ने 3 प्रकार के कदम जो हैं महंगाई को रोकने के लिए उठाए हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए उठाए हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको फिस्कल मेजर्स करने हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करने हैं, आपको मॉनेटरी मेजर्स करने हैं। मॉनेटरी मेजर्स जो हैं वो प्राइमरीली वो आरबीआई के हाथ में है, लेकिन सरकार ने जो फिस्कल मेजर्स आज करेक्शन के लिए जो किए हैं वो बजट के अंदर रिफ्लेक्ट हुए हैं। उसके अंदर स्पष्ट रोड मैप है। 500 करोड़ रुपए का जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, अब मेरे मित्र सोच साहब इस बात को स्वीकार करेंगे कि 500 करोड़ रुपए का मतलब ये नहीं है कि वो सब्जियों को खरीद करके और उनको फ्री में पहुंचाने लग जाएंगे। जितना गैप आएगा उसको आम आदमी तक वो महंगाई उसका प्रभाव ना पड़े, उसको स्टेबल करने के लिए वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का एस्टैब्लिशमेंट किया है। आपने कहां किया था? और दूसरा, 10 साल के अंदर आपने कभी देखा कि स्टॉक्स पे, गोडाउन्स पर, होल्डर्स पर कोई छापे पड़े हों? मैं हरियाणा से आता हूं, पहली बार हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार के दबाव में कैप्टन अभिमन्यु, ये मुझे भी अच्छी तरह से याद है। छापे पहले भी पढ़ते रहे। मैं यहाँ पे मारे जाते नहीं, पहले मैं डॉक्टर प्रवीण झा से बात करना चाहती हूँ। कादम्बिनी जी, आप मुझे 10 साल के अंदर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। छापे नहीं पड़ते थे, इनकी सरकार सहयोग करती थी, बिल्कुल पढ़ते थे। वहां पर लाभ दिलाया जाए उसके लिए इनके खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री प्रयास किया करते थे। एक मिनट, मैं जरा यहाँ पे भुगतता था। हाँ, यहाँ पे मैं जरा प्रवीण झा से भी बात कर लूं। जहाँ यहाँ पर सलमान सोज बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो एक मेजर लिया गया है बजट में वो काफी नहीं है, रोड मैप साफ नजर नहीं आता है। लेकिन बात तो फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है। जब मैं बहुत भारी भारी वर्ड सुनती हूँ ना, ये सारे फिस्कल और मॉनेटरी और आरबीआई, तो थोड़ा मुझे डर लगने लगता है। ये मेन जमीन पर इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो ये है, जहाँ तक सिर्फ तथ्यों के आधार पर बातचीत करें, हाँ। सोच साहब और कैप्टन साहब दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं और अपने सरकारों के प्रवक्ता रहे हैं, तो वहाँ पे आप समझ सकती हैं कि क्यों चर्चा में जो है उनकी खास सोच झलकेगी। लेकिन तथ्यों के आधार पर ये बात स्पष्ट है कि जहां तक नीतियों के बारे में हम कहें या रोड मैप के बारे में कहें, यूपीए और एनडीए में कोई खास अंतर नहीं है। जो अभी तक बजट के माध्यम से आया है या और भी जो घोषणाएं इन्होंने की हैं, जो कदम लिए, कैप्टन साहब को मैं बताना चाहूँगा कि पुख्ता आंकड़े हैं कि 10 साल में कई बार छापे पड़े हैं, और उसका जो है मैं आपको चाहें तो एग्जैक्ट स्टैट्स दे सकता हूँ कि किस साल में कितना हुआ है, छापे पड़े उनसे पूछ ले। तो उसके अलावा मेन बात क्या है कि जैसा वो एक होना चाहिए ना कि इसको आप कैसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है सबके समझने के लिए कि महंगाई की दर में थोड़ी गिरावट आई है, महंगाई में गिरावट नहीं आई। बिल्कुल, महंगाई तो बढ़े जा रही है, तो उसकी दर में थोड़ा परिवर्तन है। अगर आप जो भी आंकड़ा देखना चाहें, समस्या ये है कि आप अगर देखें कि 2001 से लेके 2010 तक अगर देखें, तकरीबन 1.5 गुना महंगाई में वृद्धि हुई है। अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर, जो सबसे मजलूम है उनके दृष्टिकोण से देखें, 2010 के बाद जो है वो तकरीबन आप उसकी रफ्तार में काफी तेजी आ जाती है। जो सरकार के आंकड़े उसके माध्यम से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो इन 4 वर्षों में जो नीतियों का रहा है हिसाब किताब, और उसके अलावा जो बाकी आर्थिक नीतियां जो रही हैं हमारी, उसका जो परिणाम महंगाई पे है, दुर्भाग्य से उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है। जहां तक स्टेबलाइजेशन फंड की बात है, मैं सलमान साहब से बिल्कुल सहमत हूं। और मैंने पहले भी चर्चा में आप लोगों के साथ कहा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। आप दिल्ली शहर में जो है इस स्टेबलाइजेशन फंड से कुछ नहीं कर सकते, बाकी देश की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। और वो अपने आप में जो है शायद रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके लिए जिस किस्म की राशि आपको चाहिए, उसमें जो है आप इंटरवीन अगर करना चाहें तो आपको हजारों करोड़ों का हिसाब किताब वहां पे पड़ेगा। ये 500 करोड़ से कुछ होने वाली बात है नहीं। वो रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, आप उसको उधर अलॉट कर नहीं सकते हैं।
तो उसको तो हम भूल जाएं तो बेहतर होगा कि क्या वो रास्ता हो सकता है। हाँ। लेकिन उसके अलावा फिर क्या रास्ता हो सकता है, तो यही जो है यक्ष प्रश्न है। इसको लेके दुर्भाग्य से न तो यूपीए शासनकाल में हमें कोई ढंग का जवाब मिल पाया, न अभी एनडीए के शासनकाल में, जो अब वो कहेंगे कि शायद 2 ही महीना हुआ है, आगे देखिए इत्यादि। लेकिन जहां तक स्पेसिफिकली अभी वाली जो समस्या है सब्जियों की कीमतों में जो है, 2 स्पष्ट कारण है कि फरवरी मार्च में। सर आपसे एक चीज जो मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारे इसमें यूपीए के राज में भी हमने सुना और एनडीए भी अब 2 महीने से सत्ता में है, तो वो भी ये चीज बार बार कह रही है कि कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बाकी जो यहाँ महेंद्र जी हमें बता रहे हैं कि सप्लाई का प्रॉब्लम है, अभी टमाटरों का जहां तक मामला है, कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी चीजें कॉस्ट जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या हम ये मान लें कि जो इस तरह की महंगाई है, जो अभी एक तरह का स्टेबलाइजेशन अगर हम कहें तो अधिकतर चीजों में दिख रहा है, सब्जियों के जहां तक मामले हैं वहां पर दिख रहा है, क्या ये महंगाई एक नया नॉर्मल है एक नए इंडिया के लिए? क्या हम इसे नॉर्मल मानकर चलें कि अब पिछले साल अगर 40 रुपए था, इस बार 80 हो गया और उसके बाद वापस 60 पे आया प्याज, तो ये 60 नॉर्मल है, इसे क्या हम नॉर्मल मान के चलें? देखिए, जहां तक एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात है उस पर आपका कंट्रोल है नहीं, किसी साल में थोड़ा ज्यादा तंग करेगा, किसी में कम करेगा। मसलन इस बार जो मौसम की जो मार है काफी गहरी पड़ रही है। फरवरी मार्च का अनसीजनल रेन, उससे काफी नुकसान हुआ, उसका खामियाजा अभी हमको देखना हम लोग देख रहे हैं सब्जियों की कीमतों में। उसके अलावा अभी जो बहुत एक्सेसिव रेन्स हो गई हिमाचल में, जैसा आप बता रहे थे, तो इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसका आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वो यूपीए इस मामले में थोड़ा ज्यादा उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मिला जुला के 10 साल में सिर्फ 1 साल है जिसमें कि मौसम ने बहुत खराब व्यवहार जो है हमारी कृषि व्यवस्था के साथ किया। लेकिन अभी इनकी शुरुआत में हम देख रहे हैं ये समस्या यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आप कुछ खास कर नहीं सकते हैं, मसलन अब स्थिति जो बन रही है इराक में, उसका जो इम्पैक्ट होगा तेल की कीमतों पे, और तेल जो है एक यूनिवर्सल इंटरमीडियरी है, तो और जिस तरह का हमने एक डिसीजन लिया है कि उसको हम लार्जली मार्केट के साथ अलाइन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो इनवेरिएबली आपकी महंगाई पे प्रहार करता रहेगा, उसकी स्थिति को और गंभीर तो करता कोई रास्ता रहेगा। नहीं है फिलहाल, महंगाई ऐसे बनी रहेगी, हम ये मान के चलें। इसी तरह की नीतियों में हम लोग बंधे रहे, तो जो आप कह रही हैं कि क्या हम मान के चलें कि ये नॉर्मल है, पिछले साल की तुलना में अभी कहीं और जाके स्टेबलाइज कर जाएगा 10-20% पे थोड़ा आगे, तो मुझे लगता है अगर हम सभी सब्जियों की कीमत देखें तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एक आध सब्जी के मामले में हम कह सकते हैं कि पिछले साल मान लीजिए कि वो 40 था तो अभी 35 है, या 35 था तो 40 है, लेकिन अगर आप सारी सब्जियों को लेकर देखें, मैं आज ही आंकड़े देख रहा था और मैंने तकरीबन 50 सब्जियों का देखा, तो आई वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड कि हो क्या रहा है कि जो आम लोगों के लिए जिसको आप समझते हैं, मानते हैं कि भाई उनके लिए बिल्कुल जरूरी चीजें हैं, वैसी सब्जियां जो है बिल्कुल आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। तो मिला जुला के अगर इसी तरह की नीतियों में हम लोग बंधे रहे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई निजात मिलने वाली है। जी महेंद्र जी, जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं उसके अंदर बहुत हद तक हमारी सरकारें पिछली जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नीति नहीं है, कोई वो नहीं है कि कितना माल हमारे पास स्टॉक है, कितना माल हमें एक्सपोर्ट करना है, कितना माल हमें स्टॉक के लिए रखना है, ऐसा कोई नीति, कोई कानून हमारी सब्जियों के ऊपर नहीं है आज तक। इस वजह से हमारे को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। आज देखना, आलू हमारा 200 ट्रक डेली पाकिस्तान जा रहा है, और आने वाले 2 महीने के बाद यहाँ पर आलू की रेट ऐसे होंगे जैसे टमाटर के रेट हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट को कोई शिक्षा देने वाला नहीं है कि भाई कितना हमें स्टॉक है और कितने स्टॉक की हमें जरूरत है और कितना स्टॉक हमने एक्सपोर्ट करना है, ऐसा कोई कानून आज तक लागू नहीं है। यानी कि बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि एक जो ग्राउंड लेवल पर जो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो होता है, समस्या का समाधान जो होता है, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिकलिटी वो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और हम अपने सभी मेहमानों से, खासकर सलमान सोज और कैप्टन अभिमन्यु से भी पूछेंगे कि आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है।